So we are continuing chapter number 10 organs of government. तो पिछली क्लास के अंदर हम जान चुके हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एट्सेट्रा इनके बारे में कि वो किस तरीके से उनकी फंक्शनिंग होती है और उनको कैसे चुना जाता है, हु हैज़ मोर पावर्स एंड हु हैज़ जस्ट पावर फॉर द नेम से। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं पिछली क्लास में। तो आज हम शुरू करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। सो द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फ्रेम्स वेरियस पॉलिसीज इन डिफरेंट फील्ड्स. The detailed and efficient implementation of these policies is done by the administrative executive. The administrative executive advises and guides the state executives in the matters of policies. It provides required information and figures. However, the political executive is not bound to follow the advice of it. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको पता है सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें हमने पहला देखा था जुडिशरी, दूसरा था हमारा एग्जीक्यूटिव और तीसरा था लेजिस्लेचर। तो 3 पार्ट थे। तो लेजिस्लेचर के बारे में हमने देखा कि जो हमारी संसद है, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जहाँ पर हम लॉज को फ्रेम करते हैं, कानून बनाने का काम किया जाता है, उसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर, यानी कि वहीं पर हमारे रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं। जो भी एग्जाम्पल, अगर सिंपली आज के टाइम पे आपको बेस्ट एग्जाम्पल चाहिए तो किसान आंदोलन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि टेलीविज़न पे 24/7 वही चलता है आजकल। ठीक है, तो किसान आंदोलन क्यों किया जा रहा है? बिकॉज एक लॉ फ्रेम किया गया, एक कानून बनाया गया जिसको कृषि कानून के नाम से हम जानते हैं। तो उस कृषि कानून के अंतर्गत किसान जो हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कह रही है कि भाई आप लोगों को हम लोग और ज़्यादा आपकी जो डेवलपमेंट हो, इस कारण से हमने एक कानून बनाया है। ठीक है, तो ये किसने बनाया है? अब आपने देखा होगा कि जब किसान जो बैठे हैं वो सीधा सीधा सरकार के ऊपर हमला करते हैं, सरकार के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, यानी कि उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि इन लोगों ने हमारे लिए गलत कानून बनाया। तो हमें यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि कानून कौन बना रहा है? सरकार। सरकार मतलब जो जीते हुए नेता हैं हमारे, जिनको हमने आज जो सरकार चला रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी और जो अमित शाह जी हैं, ये सब जो एक जॉइंट इनकी जो पूरी टीम है, बीजेपी जो भी चल रहे हैं, तो ये सब मिलकर, तो दिस इज़ द लेजिस्लेचर वी कैन से। तो ये सब मिलकर वहाँ पर पार्लियामेंट में बैठ के इन्होंने ये किया है। तो हम जानते हैं, इस बात से हमको इतना पता लगा कि जो कानून बनाया जाता है कहाँ पर? संसद के अंदर, और इसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। वहीं दूसरी बात, अब ये जो लेजिस्लेचर ने जो कुछ किया, अब उस चीज़ को अप्लाई करने की बारी भी आती है। ठीक है, अब अप्लाई करने की बात की जाए तो एप्लीकेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए हमें कुत्तों को बंद करना पड़ेगा। तो कानून को अप्लाई करना भी तो पड़ेगा ना। हमने कानून बना दिया लेकिन वो इम्प्लाई नहीं किया, उसको हमने लागू नहीं किया, तो उसका बनाने का तो मतलब ही नहीं। हम घर पे रेफ्रिजरेटर लेकर आए या एयर कंडीशन लेके आए और उसको इंस्टॉल ही नहीं किया, तो नीचे घर पे रखने से खरीद कर थोड़ी ठंडा हो जाएगा रूम हमारा। ठीक है, तो वैसे ही इसको अप्लाई करने का जो काम होता है वो एग्जीक्यूटिव्स का होता है, यानी कि वो जो नेता हैं वो अपनी अपनी फील्ड के अंदर किस बारे में वो कानून बनाया गया, वो अपनी फील्ड के अंदर उसको अप्लाई करने का काम करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का काम है इनको अप्लाई करना। अब एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो पॉलिसीज को अप्लाई करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, यानी कि जो स्टेट को चलाने का काम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े अफसर रहते हैं, IAS IPS अफसर होते हैं, वो एक्चुअल में तो वो रियल में तो वो काम करते हैं ना, नेता तो ऊपर से ऑर्डर दे देते हैं बस, बाकी ज़मीन पे काम कौन करता है? कलेक्टर है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट को पूरे को देखता है, कुछ समस्या आती है तुरंत उसकी मतलब जिम्मेदारी होती है कि सब कुछ वो देखे। तो ये जो अफसर हैं हमारे, ये इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को गाइड भी करते हैं, एडवाइस भी देते हैं, जानकारी भी देते हैं, कुछ ना कुछ इनको सलाह भी देने का काम करते हैं। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी सलाह को माने, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपको नेता बनना है तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो तो चलेगा। ठीक है,
लेकिन अगर आपको आईएएस आईपीएस अफसर बनना है तो उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करके एक परीक्षा देनी पड़ती है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी पड़ती है आईएएस आईपीएस बनने के लिए हमें। तो वो परीक्षा बहुत टफ होती है, और टफ परीक्षा मतलब अगर उसको पास करते हो यानी कि आपको बहुत अच्छी पढ़ाई चाहिए उसके लिए, एक प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, फिर आप उसको पास करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इतनी पढ़ाई करने का यानी कि बहुत नॉलेज होगा आप लोगों के पास ऑब्वियसली। तो वो व्यक्ति जो है उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को सलाह दे सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानना ना मानना ये उनके ऊपर होता है कि हम माने या ना माने। No matter how important or welfare oriented are the policies, law, if they are not effectively implemented by the administrative executives, then its purpose is met. अब लॉ बहुत अच्छा बनाया गया, जैसे आपने देखा होगा हमारी सरकार के द्वारा बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। या छोटी छोटी बातें करें, गरीबों को राशन दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है कि नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों को राशन दिया जाता है या कम दाम पे दिया जाता है। फिर गरीबों के इलाज की बात की जाए तो इलाज भी इनका फ्री होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, है ना ऐसी चीज़ें। लेकिन अगर वो चीज़ लोगों तक पहुंचे नहीं तो उसका क्या मतलब। सरकार की तरफ से बहुत सारा राशन आता है गरीब लोगों के लिए, लेकिन अगर वो गरीबों तक पहुंचे नहीं तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। हाँ, सहायता की जा रही है लेकिन वो सहायता आगे पहुंचे ही नहीं। जैसे हमारे कंट्री में क्या होता है मोस्टली, जब ऊपर से राहत कार्य शुरू होता है तो वहाँ से ऊपर से निकलता है, समझो 1 करोड़ का सामान निकला, तो नेताओं के हाथों से होते होते जब वो थोड़ा नीचे लेवल पे आता है तो बनता है, बचता है सिर्फ 50 लाख ही, आधा खा जाते हैं लोग, करप्शन है आपको पता। उसके बाद उसके नीचे पहुंचता है तो 10-20 लाख वो खा जाते हैं। तो जब गरीब लोगों तक जिस तक पहुंचना होता है वहाँ पहुंचते पहुंचते 10-1 लाख रुपए बचते हैं, यानी कि वो 90% तो ऊपर ही खर्च हो जाता है, खा जाते हैं लोग। ठीक है, अब गरीब लोगों को अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो इस तरीके से अगर हम देखें तो फिर देश का उत्थान यानी कि कैसे डेवलपमेंट होगी, कैसे ग्रोथ होगी देश की। अब अगर हम बोलें कि हमें देश से गरीबी दूर करनी है, आज हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, वी आर डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप हो रहे हैं, हुए नहीं हैं। तो अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर गरीब नहीं होते हैं भाई, ऑब्वियसली नहीं होते। अब यूएस में कोई गरीब के बारे में सुना है कभी, यूएस के बारे में आपने सुना है कभी कि वहाँ पे कोई भिखारी भीख मांगता वो पाया गया, ऐसा वैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे काम सबको मिलता है। अगर आपके पास काम नहीं है सरकार आपको काम भी देगी, यानी कि आपको भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी जब आप काम करोगे। दूसरा वहाँ पे इक्वालिटी है कि भाई कोई भी जात है, कोई भी पात है, कुछ भी नहीं पूछते हैं वो लोग। हमारे यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म के ऊपर पूछा जाता है तुम्हारी गणाति, जाति बताइए, फिर धर्म बताइए, फिर पता नहीं गोत्र ये वो पता नहीं क्या क्या, इतना कुछ पूछ लेते हैं कि बच्चा पापा से पूछता है और पापा अपने पापा से पूछ के बताते हैं क्या क्या है हमारे पास, इतना सारा पूछना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर से जो सहायता आ रही है अगर वो सीधी नीचे नहीं पहुंचे, यानी कि ये वैसा ही हो गया कि एक पाइपलाइन है, ऊपर एक टंकी भरी हुई है और उस पाइप से हमने पानी नीचे लेना है, टंकी के अंदर 100 लीटर पानी है, तो हम बहुत अच्छे से उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो हमने पाइप जो लगाई है वहाँ से पानी को उतारने के लिए, उस पाइप में छेद है, बहुत सारे छेद हैं। तो जब हम नीचे नल खोलेंगे तो वहाँ आने से पहले पहले 80% पानी तो वेस्ट हो जाएगा, वो जो होल है ना वहाँ छेद है, लीकेज होकर पानी वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसा ही होता है। तो ये जो फार्मूलाज बनाए जाते हैं अगर वो प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं किए जाएँ तो उसका मतलब नहीं है, तो वही यहाँ पर होता है। Thus, the administrative system provides the necessary backup to the executive in the formulation and implementation of policies. तो एग्जीक्यूटिव्स जो कानून लागू करते हैं उस कानून को और अच्छे से लागू करने में मदद करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे से इसको लागू किया जा सके इसमें वो मदद करते हैं। Expert and professionally efficient and experienced public servants in the field of foreign relations, defense, security forces, international trade and commerce, nuclear energy, energy production, distribution, banking, insurance, foreign exchange are the backbone of the government. अभी जितनी भी फील्ड्स का हमने नाम लिया ये सरकार की बैकबोन है।
बैकबोन मतलब ये सब जो हमने जितने भी आज फील्ड्स का भी हमने नाम पढ़ा, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल बात की जाए, हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की। अब न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? अगर हम बोले कि नहीं भाई, इसके बारे में हमने सुना ही नहीं है, हमको पता भी नहीं है, और तो क्या इंपॉर्टेंट होगी जब हमें पता भी नहीं उसके बारे में। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी, हम जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हैं ना बेटा, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाते हैं, एटम बॉम्ब्स बोलते हैं जिसको, वो सब न्यूक्लियर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना वो देश के लिए ज़रूरी वैसे नहीं है कि हमें लड़ाई तो करनी नहीं है दूसरों से, लेकिन अगर हम कमज़ोर होंगे तो दूसरा हमको दबाएगा कि नहीं दबाएगा। इसलिए हमारे पास अगर बम है, न्यूक्लियर एनर्जी से हम लेस हैं, न्यूक्लियर पावर है हम, तो सामने वाले को पता है कि अगर हम इसको छेड़ेंगे तो ये हमें उल्टा जवाब दे सकता है, तो हमसे सब लोग दूर रहेंगे, सब लोग हमारे दोस्त बन के रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है तो न्यूक्लियर पावर बनना होगा। तो भारत एक न्यूक्लियर पावर है। हमने 1998 के अंदर पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया था, और हम लोग तब से अब तक न्यूक्लियर पावर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, हमारे पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। दूसरा, न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना तो चलिए एक डिवास्टेटिंग चीज़ है कि भाई एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन अगर हम देखने जाएं कि न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी भी हमारे लिए ज़रूरी है। न्यूक्लियर एनर्जी जो पैदा होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो यूरेनियम से पैदा होती है न्यूक्लियर एनर्जी, तो वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम देश की जो बिजली की ज़रूरतें हैं ना, जो एनर्जी की जहाँ भी ज़रूरत है, उसको पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये हम इस बात से जान सकते हैं कि सरकार न्यूक्लियर, यानी कि देश के अंदर बिजली की ज़रूरत है ना सबको, तो इतने बड़े देश को बिजली प्रोवाइड करवाना, तो न्यूक्लियर एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। आपको पता है पहले हमारे घरों में बिजली ज़्यादा नहीं आती थी। अब गाँव में जो भी बच्चे आज गाँव से आए हुए हैं, आप देखिए अपने अपने गाँव में क्या बिजली आती थी? अभी भी बहुत जगहों पे कम आती होगी बिजली, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जिन गाँवों में पहले बिजली 8 घंटे आती थी, अब वहाँ 16 घंटे हो गई है। जहाँ पे 16 घंटे आती थी वहाँ 24 आवर्स हो गई है। तो ज़्यादातर ये फ़र्क पड़ा है। तो इस तरीके से फिर ही देश आगे बढ़ेगा ना। हम कैसे कह सकते हैं शहरों में 24 घंटे बिजली आ रही है और एक गांव के अंदर दिन में 8 घंटे बिजली आ रही है, तो क्या क्या डेवलपमेंट हुआ भाई? क्या डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ डेवलपमेंट। तो ऐसे में ये सब चीज़ें अगर साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती रहें, तभी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब फील्ड्स जो हैं, ये सरकार की बैकबोन है, यानी कि सिर्फ सब फील्ड्स के अंदर हमको आगे बढ़ना होगा, फिर कहीं जाकर हम कह सकते हैं कि हम लोग डेवलप हो रहे हैं। नाउ कलेक्टर इज अपॉइंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड हिज ऑफिस इज एट जिला सेवा सदन। आपने देखा, मैंने जैसे आपको बताया कि जो IAS अफसर होते हैं, जिसको हम कलेक्टर भी कहते हैं, ये अफसर अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि एग्ज़ाम देकर ये लोग पास होते हैं। ये लोग कोई इलेक्शन लड़के नहीं होते हैं पास, और ये अनपढ़ नहीं होते हैं, दे आर वेल एजुकेटेड। लेकिन हमारे देश की विडंबना ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन अनपढ़ नेताओं को सल्यूट करते हैं। एक IAS अफसर, कलेक्टर, पढ़ाई लिखाई बहुत, एक हार्ड वर्क करके वो बंदा आगे बढ़ता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ये हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं, अंगूठा छाप, जब इनकी गाड़ी आती है तो IAS अफसर को ऐसे सल्यूट मारना पड़ता है। और इसीलिए हम लोग शायद आज दुनिया से पीछे, इसीलिए शायद हम आज दुनिया से पीछे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो काम करते हैं, और जो अंगूठा छाप लोग हैं वो ऐश करते हैं। समझ रहे हो? तो कलेक्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, और उसका ऑफिस जिला सेवा सदन में होता है। देयर एक्सपर्टाइज्ड नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव इंसाइट, ब्रॉड एक्सपीरियंस, प्रेडिक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी helps them to carry out the administration effectively. From the organs of the government, the state executive acts as the brain behind the welfare of the people, whereas the administrative executive is like the limbs. An amicable relation between the political executive and the administrative executive is the prerequisite for the smooth governance of the state. अब कलेक्टर यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो जितने ज़्यादा समझदार, जितने ज़्यादा स्किलफुल, जितने ज़्यादा सक्षम, कैपेबल होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट का विकास उतना ही ज़्यादा होगा।
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कानून बनाएंगे और उसको लागू करवाएंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव भी उसको अपनी स्टेट में लागू करवाएगा। यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से मेरा तात्पर्य है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहाँ पे कानून बना के उसको नीचे अलग अलग जगहों पे भेजा जाएगा। यानी कि वो एक पानी का टैंक हो गया बड़ा, उसमें से पानी पाइप्स के द्वारा भेजा जाता है अलग अलग बाल्टियों के अंदर। वो बाल्टियाँ कौन सी हैं? वो हमारी स्टेट्स हैं, और हर एक स्टेट के अंदर हर एक बाल्टी में से और कुछ पाइपें जाती हैं जो स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाती हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर जो पानी पहुँचेगा उससे हर एक डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा। और अगर सब बराबर तरीके से विकास होता रहा तो डिस्ट्रिक्ट अच्छे से बढ़ेंगे तो स्टेट बढ़ेगी, स्टेट बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ऊपर से आने वाला जो पानी है यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और उसके नीचे जो बाल्टियां हैं यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, यहाँ ये दोनों का काम है अप्लाई करने का, लेकिन बेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको अप्लाई करने का काम है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव और उस टंकी यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में एक अच्छा तालमेल होगा तो डेवलपमेंट और अच्छा होगा। अगर उनके बीच में तालमेल नहीं होगा तो बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यानी कि हम लोग अगर एक घर में रहते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके मिलकर चलना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट जाकर काम करेंगे तो हमारा घर डेवलप नहीं हो पाएगा। घर में रोज़ ही लड़ाई झगड़ा होगा, रोज़ ही मतभेद क्रिएट होंगे। अब एक जना बोलेगा भाई हम इस महीने ये काम करेंगे, दूसरा बोलेगा नहीं ये काम ज़रूरी नहीं है हम इस महीने वो काम करेंगे, तीसरा बोलेगा ये नहीं हमें तो ये काम करना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? बर्बादी। घर के अंदर 3 भाई हैं, मम्मी खाना बना रही है, एक को ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, दूसरे को वो पसंद नहीं है, तीसरे को वो पसंद नहीं है, तो फिर मम्मी क्या करेगी? तीनों की पसंद की चीज़ बनेगी तो खर्चा ज़्यादा होगा, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर एक की पसंद की चीज़ बनेगी तो बाकी 2 लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो शांति नहीं रहेगी। ठीक है ना? तो इसी प्रकार अगर ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये सब मिलकर काम करेंगे तो डेवलपमेंट जल्दी होगा और ज़्यादा होगा। द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट इज becoming more centered in the bureaucracy, nepotism, corruption, dishonesty, inefficiency, misconduct, escapism are the evils of bureaucracy. So to control such evils, Lokpal or Lokayukt is needed. To stop the corruption, Gujarat state government has started an entire separate department by the name of Anti-Corruption Bureau. Its toll-free number is 1800-233-444. Sorry, 4 fours are there. People can contact the number to file their complaints. अब सरकार जो है वो मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का दबदबा हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है। कहने का मेरा भाव ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास और गरीब लोग वो और गरीब होते जा रहे हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि सब लोग एक साथ आगे बढ़ें, उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ये समस्या नहीं है, वहाँ पर भी अमीर लोग तो वहाँ भी हैं लेकिन गरीब लोग वहाँ। अमीर होना कोई गलत नहीं है भाई। अगर मेरे को मेरे फादर ने बहुत सारी प्रॉपर्टी दी है, बिजनेस सेट करके दिया और मैंने उस बिज़नेस को आगे बढ़ाया और पैसा कमाया तो इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन अगर मैंने आगे अपने आप को बढ़ाया तो दूसरे जो मिडिल क्लास लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनकी स्थिति में भी सुधार हुआ है। यानी कि ऐसे चल रहा है भाई, ये अमीर और अमीर होता जा रहा है तो मिडिल क्लास और गरीब भी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अपने इधर क्या है, यानी कि अब देखो यहाँ पर तो यहाँ पर गैप जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होने की कोशिश करेगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अमीर बढ़ रहा है तो गरीब भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास भी, तो ये गैप जो इनके बीच में कम होता हो। अपने देश का हाल क्या है? अमीर अमीर होता जा रहा है, मिडिल क्लास और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, गैप बढ़ता जा रहा है। कैसे गैप बढ़ता जा रहा है? अब आपने देखा है, आप यहाँ पर कितने लोग बैठे हो,
लॉकडाउन हुआ था मार्च में। लॉकडाउन के बाद से अपने घर की परिस्थिति के बारे में मुझे बताओ, किस व्यक्ति, कोई बच्चा बोल सकता है कि भाई हमने बहुत फ़ायदा लिया सर? कोई बच्चा बोल सकता है कि हमें भाई घर में पापा की पगार जो आती थी वो डबल आने लगी, या हमारे पापा का बिजनेस था वो डबल फ्लरिश हो गया, डबल बढ़ गया हमारा बिजनेस? कोई एक बच्चा भी बोल सकता है? नहीं बोल सकते हो ना केशव? नहीं ना बेटा, बिल्कुल नहीं। भले वो बिजनेसमैन है तो भी नुकसान खा के बैठा है, भले वो नौकरी वाला बेचारा, लॉकडाउन के दौरान तो प्राइवेट नौकरी वालों को तो पगार आधी कर दी गई, सैलरीज वर हाफ। सरकारी नौकरी वालों को शायद पूरा मिल रहा था, बाकी मोस्टली लोगों को, अपने जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं उनको तो नहीं मिल रहा। किसी को 50% मिल रहा है, किसी को 70 मिल रहा है, किसी को 50 भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को तो नौकरी से निकाल दिया गया था, बहुत सारी कंपनीज को बंद कर दिया गया था, राइट? लेकिन इसी लॉकडाउन के दौरान अगर आपने डेटा देखा हो तो मिस्टर अंबानी जो हमारे हैं वो दुनिया के चौथे के तीसरे पायदान पे पहुंच गए थे सबसे अमीर आदमियों के। लॉकडाउन के दौरान वो दुनिया के तीसरे या चौथे सबसे अमीर आदमी बन गए थे। वो तुम गूगल पे चेक कर सकते हो कि तीसरा था या चौथा, मतलब अप्रोक्सीमेट तीसरे या चौथे स्थान पे। भाई उसने ऐसा क्या काम कर दिया जो लॉकडाउन में उसका बिजनेस चल रहा था और बाकी सब दुनिया बेरोजगार हो गई? समझ में आ रही है बात? तो वो तीसरे स्थान पे कैसे पहुंच गया भाई? यानी कि उसका बिजनेस सब चल रहा था बढ़िया से ज़बरदस्त, उसको प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा था, दुनिया लॉस में जा रही थी। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया लॉस में जा रही थी, लेकिन वो बंदा पैसा कमा रहा था। कैसे कमा रहा था? तो इन सब के पीछे अगर ये सब चीज़ें देखी जाए, यानी कि एक पर्टिकुलर वर्ग जो है उसका दबदबा बहुत ज़्यादा है भारत के अंदर। अब इसके लिए जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको पता है सबसे बात होती है यहाँ पर परिवारवाद की, कि एक नेता का जो रिश्तेदार है वो अपने रिश्तेदार के नाम पे कुछ भी काम करवा सकता है। बोलते हैं ना उसका पार्शियलिटी होगी, इसका तो उसको दिया जाएगा। वो कहीं भी जाएगा चिट्ठी लेके जाएगा अपने चाचा से लिखवा के, नेताजी हैं जो, या नेताजी या तो फ़ोन कर देंगे, अरे भाई मेरा भतीजा आ रहा है, इसको जॉब पे रख लेना, बढ़िया सरकारी नौकरी चाहिए, खुद के आदमी होता है सब, सरकारी नौकरी पे लगवा देंगे। होता है कि नहीं ऐसा? फिर करप्शन, करप्शन तो भर भर के भरा हुआ है। आपको जान के खुशी होगी कि अभी भारत का 86वां नंबर आ गया करप्शन में, जो पहले दूर था, अभी हम और आगे हो गए करप्शन, यानी कि हमने तरक्की की है करप्शन में। हम सोच रहे थे ना नोटबंदी की जाएगी, जीएसटी आ जाएगा, उसके बाद शायद करप्शन कम हो जाएगा, बोलते थे ऐसे हमारे तेज तर्रार नेताजी। हम 86वें नंबर पे पहुंच गए हैं करप्शन में। तो करप्शन होगा तो कहां से भला होगा? कहां से भला होगा? तो ऐसी समस्याएं हैं, करप्शन है, डिसऑनेस्टी, लोग ईमानदार नहीं है। ईमानदार है लोग? नहीं, ईमानदार नहीं है बिल्कुल। ना आप लोग अपने काम में ईमानदार हो, ना मैं अपने काम में ईमानदार हूँ। ईमानदारी का मतलब यही नहीं है कि भाई किसी के 10 रुपये गिरे हुए मिले तो उसको 10 रुपये वापस कर दो, वो भी ईमानदारी है, लेकिन वही एक तरह की ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी क्या होती है? आप अपना काम ईमानदारी से करो, मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ, वो भी ईमानदारी है। आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हो? कितने लोग करते हैं? सच में करते हैं तो हाथ ऊपर करो, नहीं तो नहीं करो। एक भी नहीं करता होगा, नहीं करते हैं ना हम लोग, हमको पता है। शिक्षकों से पूछो भाई कितने लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं? कोई एक आधे का हाथ खड़ा होगा, बाकी सबके नीचे होंगे, क्योंकि बोलने से थोड़ी होता है, वो तो बच्चों को दिखता है ना भी कौन अच्छे से पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, कौन प्रॉपरली सिखाता है, कौन नहीं सिखाता है, कौन टाइम पास करके चलाता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें लोगों का मिसबिहेवियर है, अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हैं। एक बार नौकरी मिल गई उसके बाद काम नहीं करेंगे, बस नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। फिर कैपेबल लोग नहीं है, यानी कि जिसको नौकरी प्रॉपर मिलनी चाहिए वो बेचारा नहीं मिल पा रही है, उसको मिल पा रही है नौकरी, जो कैपेबल नहीं है उसको नौकरी मिल जा रही है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ही घातक हैं। तो इन चीज़ों के खिलाफ लोकायुक्त या लोकपाल जो था उसको नियुक्त किया गया था, जिसके अंतर्गत कि भाई ऐसी कोई भी शिकायत हो किसी व्यक्ति की, मिसकंडक्ट की, करप्शन की, एट्सेट्रा, तो आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हो। गुजरात स्टेट की बात की जाए तो एंटी करप्शन ब्यूरो की शुरुआत की गई है
जिसका टोल फ्री नंबर आपके सामने है। अगर कोई व्यक्ति आपसे घूस मांगता है, यानी कि आपका काम नहीं कर रहा है, पैसा मांग रहा है आपसे लीगल काम का भी, उसके खिलाफ आप इस नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हो। समझ में आए?